Hello guys, myself Rahul Saini. Today we are going to discuss an important topic of your nursing fundamental. हम नर्सिंग फंडामेंटल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब बेड श्योर एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी आप एग्जाम ले लो, नॉर्थ सेट का एग्जाम ले लो या कोई स्टेट लेवल के एग्जाम ले लो, तो बेड श्योर हमसे पूछा जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बेड श्योर। गाइस बहुत बार बेड श्योर का अनदर नेम भी पूछा जाता है। तो बेड श्योर इज आल्सो नोन एज प्रेशर श्योर, उसको प्रेशर श्योर भी बोलते हैं। यस, उसको प्रेशर श्योर भी बोलते हैं, उसको डेक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं। बेड श्योर इज आल्सो नोन एज डेक्यूबाइटिस अल्सर। सो गाइज आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, बेड श्योर, प्रेशर श्योर एंड डेक्यूबाइटिस अल्सर। गाइज नाउ वी कम्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ द बेड श्योर। तो बेड श्योर का डेफिनेशन क्या होता है? ये एक लोकलाइज्ड अल्सरेशन है। लोकलाइज्ड अल्सरेशन का मतलब बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है, इसलिए ये लोकलाइज्ड अल्सरेशन है। और नेक्रोसिस, और ये नेक्रोसिस है मतलब वहाँ का जो स्किन होता है वो इंटेक्ट नहीं रहता, वहाँ अल्सरेशन हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। ऑन ए बोनी प्रोमिनेंट एरिया, ऑन ए बोनी प्रोमिनेंट एरिया, अगर हम बहुत दिनों तक बेड रिडन है या कोई भी कोज हो, उसकी वजह से अगर लोकलाइज्ड अल्सरेशन और नेक्रोसिस हो जाए तो उसको हम बेड श्योर बोलते हैं। यस, उसको बेड श्योर बोलते हैं, उसको प्रेशर श्योर बोलते हैं और उसको डेक्यूबाइटिस अल्सर बोलते हैं। गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेस ऑफ बेड श्योर। बेड श्योर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज। पहला कारण हो सकता है प्रेशर। यस, प्रेशर कारण हो सकता है जिसकी वजह से बेड श्योर हो सकता है। उसका सेकंड कारण हो सकता है फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन कैन कॉज डेक्यूबाइटिस अल्सर और बेड श्योर। मॉइस्चर उसका रीजन हो सकता है। यस, मॉइस्चर भी उसका रीजन हो सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक सियरिंग। यस, सियरिंग की वजह से भी बेड श्योर हो सकता है। सो गाइस सियरिंग क्या होता है? सियरिंग का मतलब अपोजिट फोर्स ऑन द स्किन या अपोजिट पुलिंग ऑफ द स्किन, मतलब स्किन का अपोजिट साइड में पुलिंग होना, जिसकी वजह से बेड श्योर हो सकता है। यस, उसकी वजह से बेड श्योर हो सकता है। गाइस जस्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कॉजेस ऑफ बेड श्योर। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको उसके कोज पे कि व्हाट इज द कोज ऑफ बेड श्योर। बेड श्योर का क्या कारण है? ऑप्शन ए फेट पेशेंट, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस पेशेंट, यस, ऑप्शन सी बर्न पेशेंट और ऑप्शन डी सियर। सो ये क्वेश्चन क्या पूछना जा रहा है कि व्हाट इज द कोज ऑफ बेड श्योर। बेड श्योर का क्या कारण है? तो हमने अभी 4 कोज पढ़े थे, प्रेशर, फ्रिक्शन, मॉइस्चर एंड सियरिंग। तो राइट आंसर विल बी सियरिंग। ये गाइस ध्यान रखना, लड़के डायरेक्ट ही फेट पेशेंट पे कर देंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट पे कर देंगे या बर्न पेशेंट पे कर देंगे, बट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आर रिस्क फैक्टर। तो फेट पेशेंट रिस्क हो सकता है उसको बेड श्योर का, यस हो सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको भी रिस्क हो सकता है, हो सकता है। बर्न पेशेंट है उसको भी बेड श्योर का रिस्क हो सकता है, हो सकता है। बट शेयरिंग इज द कोज, यू हैव टू रिमेंबर द कोज ऑफ बेड श्योर। गाइज इतने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन हम जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी आंसर को टिक कर देते हैं, ठीक है। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट कॉज ऑफ बेड श्योर, प्रेशर। यस, प्रेशर, इसको अच्छे से पढ़ना है गाइज। व्हेन ए पेशेंट इज लाइंग इन सेम पोजीशन, अगर कोई पेशेंट, एक आदमी सेम पोजीशन पे लेटा है या सेम पोजीशन में है बहुत लंबे समय तक, तो क्या हो सकता है? प्रेशर इंक्रीज होगा उस एरिया में। यस, उस एरिया का प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। यस, अगर एक जगह पे कोई आदमी लगातार बैठा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वहां का ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई एक पर्टिकुलर एरिया का डिक्रीज होगा जहां पर प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो वहां क्या होगा? डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यस, उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, वहां पे मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? वहां पे नेक्रोसिस हो सकता है। यस, हो सकता है। और नेक्रोसिस को ही हम क्या बोलते हैं? बेड श्योर बोलते हैं। यस, वहां पर बेड श्योर हो सकता है। सो गाइज अभी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्राइमरी कॉज ऑफ बेड श्योर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बेड श्योर एंड व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ बेड श्योर? बोथ आर प्रेशर। प्रेशर की वजह से ही बेड श्योर मोस्टली होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में चारों आए हैं कॉजेस, तो प्राइमरी कॉज और कॉमनेस्ट कॉज कौन सा होगा? प्रेशर श्योर।
क्या होगा? प्रेशर। प्रेशर की वजह से ही बेड शोर होगा। तो प्राइमरी कोज ऑफ बेड शोर इज प्रेशर एंड कॉमनेस्ट कोज ऑफ बेड शोर इज प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको याद रखना। नेक्स्ट वी कम्स ऑन द सेकंड कोज ऑफ प्रेशर शोर, मतलब प्रेशर शोर, बेड शोर, डेक्यूबाइटिस अल्सर होने का सेकंड कोज क्या है? तो मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर आर रेस्पॉन्सिबल, मतलब मॉइस्चर जिम्मेदार है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर वहां पे एक पर्टिकुलर मॉइस्चर मिलेगा कि अगर कोई मतलब आदमी के मॉइस्चर बन रहा है वहां पर, अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, तो मॉइस्चर भी एक कोज है बेड शोर का। जैसे अपन देख लेते हैं ड्रिबलिंग और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। अगर कोई पेशेंट है जिसको यूरिन का ड्रिबलिंग हो रहा है, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस है यूरिन का, तो वहां पे बेड शोर हो सकता है, यस हो सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर कोई पेशेंट एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है उसको लगातार, तो क्या हो सकता है? वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सकता है, जिसकी वजह से बेड शोर हो सकता है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ बेड पान, अगर किसी पेशेंट को बेड पान यूज करना नहीं आ रहा है, या हम उसको बेड पान लगा के आ रहे हैं और बेड पान हमने सही से पुट नहीं किया है, तो उसकी वजह से वहां पे बेड शोर हो सकता है, यस हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे कैथेटराइजेशन हमने किया है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम कैथेटर, जैसे हमने पहले बड़ा कैथेटर यूज ले लिया था, अब हम छोटा कैथेटर यूज ले रहे हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम उसको अगर कैथेटर डालने जा रहे हैं, तो वहां से अगर या हमने कैथेटर को इम्प्रॉपर तरीके से फिक्स किया है, तो वहां से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो सकता है कैथेटर साइड से, तो उसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर जैसा रहेगा, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है, तो वहां पे बेड शोर हो सकता है, यस हो सकता है। नाउ वी कम्स ऑन द थर्ड कॉज ऑफ बेड शोर। क्या कारण हो सकता है? तीसरा, फ्रिक्शन कारण हो सकता है, यस फ्रिक्शन कारण हो सकता है। उसका व्रिंकल ऑन बेड, मतलब बेड शीट पे अगर कोई रिंकल है, हमने अच्छे से उसको सही नहीं लगाया, तो उसकी वजह से बेड शोर हो सकता है, यस। ड्राइनेस ऑफ द स्किन, अगर स्किन बहुत लंबे समय तक ड्राई है तो उसकी वजह से बेड शोर हो सकता है, यस। लीन एंड थिन पीपल, मतलब लीन एंड थिन पीपल के अंदर फ्रिक्शन ही मोस्ट कॉमन कोज होता है, क्योंकि लीन एंड थिन पीपल के अंदर फैट और मसल्स कम होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जल्दी हो सकता है। फ्रिक्शन की वजह से उसमें बेड शोर हो सकता है। नेक्स्ट 4 नंबर कोज है शियरिंग। शियर अभी हमने पहले डिस्कस किया था, अपोजिट फोर्स ऑन द स्किन या अपोजिट पुलिंग ऑफ द स्किन, अपोजिट पुलिंग ऑन द स्किन। तो अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम तक सिटिंग कंडीशन में बैठे हैं, सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, तो सेक्रल एरिया के आसपास खिंचाव आ सकता है, जिसकी वजह से बेड शोर हो सकता है, यस गाइस। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन प्रेशर पॉइंट। कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन से हो सकते हैं जहां पर बेड शोर हो सकता है? अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम तक सुपाइन पोजीशन में लेटा है, तो उसमें क्या हो सकता है? उसका ओसिपिटल एरिया में हो सकता है, स्केपुला या शोल्डर एरिया में हो सकता है, एल्बो एरिया में हो सकता है, हील एरिया में हो सकता है। बस अगर कोई सुपाइन पोजीशन में लेटा है पेशेंट, तो उसमें सेक्रम और बटेक्स रीजन में कॉमनेस्ट, मतलब कॉमनेस्ट एरिया होता है जहां पर बेड शोर हो सकता है। अगर कोई आदमी ज्यादा समय तक सुपाइन पोजीशन में लेटा है, तो मोस्ट कॉमनेस्ट प्रेशर शोर कहां पे हो सकता है? सेक्रम और बटेक्स रीजन के अंदर गाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे पड़ेगा? सेक्रम और बटेक्स रीजन में, जब हम सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटे रहते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई पेशेंट लेटरल पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन के अंदर लेटा है, तो कहां कहां हो सकता है बेड शोर? ईयर में हो सकता है, चिक में हो सकता है, एक्रोमियन प्रोसेस यानी शोल्डर साइड में हो सकता है, रिब्स में हो सकता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर यानी हिप एरिया में। हिप एरिया यहाँ का, ये अगर कोई लेटरल पोजीशन में लेटा है, तो कॉमनेस्ट कहाँ पे हो सकता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर या हिप एरिया में। तो गाइस ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में वो क्वेश्चन ये पूछेगा, ए पेशेंट इज लेइंग ऑन लेटरल पोजीशन, तो बेड शोर का कॉमनेस्ट पॉइंट बताइए या कॉमनेस्ट एरिया बताइए। तो आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर या हिप एरिया देना पड़ेगा वहां पे आंसर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको भी लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर कोई आदमी प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा है, प्रोलॉन्ग टाइम से प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा है, तो मोस्ट कॉमनेस्ट कहां पे हो सकता है? नी में।
क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा, नी पे, तो मोस्ट कॉमनेस्ट नी में हो सकता है। ये गाइज आपको पढ़ लेना है, ईयर में, चिक्स में, एक्रोमियन प्रोसेस में, निपल्स इन फीमेल्स एंड जेनाइटल इन मेल्स। बट मोस्ट कॉमनेस्ट किस में हो सकता है, तो नी में। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको नी राइट करना है, अगर प्रोन पोजीशन का पूछ ले तो। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिस्क फैक्टर और द रिस्क ग्रुप्स जिनको बेड शोर होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। फर्स्ट अगर कोई ज्यादा समय तक बेड रिडन है, यस, या कोई लॉन्ग टाइम तक ट्रैक्शन पे है, ठीक है गाइस। ट्रैक्शन, उसमें आप एक बार ट्रैक्शन भी पढ़ लेना। ट्रैक्शन उनके लिए यूज किया जाता है, इसके अगर किसी का बोन अगर डिसलोकेशन हो जाता है तो ये औरतों के अंदर मोस्टली काम में ले जाता है, तो आप ट्रैक्शन गाइस पढ़ लेना। या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोमा वाला पेशेंट है जो लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन के अंदर लेटा है, या डायबिटीज मेलाइटिस वाला रिस्क फैक्टर के अंदर आता है गाइस, ठीक है। या सर्वाइकल कोलर यूज एज स्प्लिंट, ठीक है, सर्वाइकल कोलर का स्प्लिंट यूज किया गया है। या बर्न पेशेंट है, या ओबेस पेशेंट है, या थिन पेशेंट है। थिन में कौन सा, सीयरिंग अभी हमने बताया था, ठीक है। या कोई ओबेस पेशेंट है, तो ये रिस्क फैक्टर है गाइज, इनको आप याद रखना बस, ठीक है। O2 इनहेलेशन वाला पेशेंट हो गया, अगर O2 ले रहा है लगातार नेजल के तटर से, NG ट्यूब डला हुआ है, एक जगह पे लेटा हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है किसी पेशेंट को, एंडोट्रियकल ट्यूब डाली हुई है, या कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है गाइज। ये आप इजीली याद रख सकते हो, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेक्यूबाइटिस अल्सर के लिए। गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेड शोर का, जो अब हम पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेड शोर। बेड शोर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेज ऑफ बेड शोर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज में अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस और सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन और इन्वॉल्व होगी, मतलब वहां पे सिर्फ रेडनेस बन जाएगा। अगर हम किसी पेशेंट जो लॉन्ग टाइम तक लेटा है उसमें अगर हम रेडनेस देखेंगे, वहां की स्किन इंटेक्ट रहेगी। ये गाइस आपको याद रखना, वहां की स्किन इंटेक्ट रहेगी, वहां पे कोई प्रकार का कट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। स्किन का ब्राइटनेस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, वहां पे पेन हो सकता है पेशेंट को। जब हम टच करके देखेंगे तो वहां पे कोल्ड फीलिंग आएगी, अपने को कोल्डनेस जैसा लगेगा। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस, स्किन की आपको लेयर पता ही है गाइस। तो गाइस स्किन की लेयर होती है ना, तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर जो स्किन की लेयर होती है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस अफेक्ट होती है। एपिडर्मिस में क्या होगा, ठीक है, यहाँ का ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा स्किन का स्टेज फर्स्ट के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा रेडनेस जैसा फीलिंग आएगा, बस स्किन इंटेक्ट रहेगी, यहाँ पर कोई प्रकार का कट कुछ भी नहीं होगा बेड शोर के स्टेज फर्स्ट के अंदर। ये गाइस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। स्किन की लेयर आपको पता होगी, ये एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गई ऊपर वाली, ये डर्मिस हो गई, ठीक है। डर्मिस थोड़ा थिक पार्ट हो रहा, थिक होती है लेयर, और उसके बाद हो गई हाइपोडर्मिस, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर। ये स्किन की 3 लेयर होती है गाइस, जिसको याद रखना। उसके बाद बोन आ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बेड शोर की स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, स्टेज फर्स्ट के अंदर वहां पर रेडनेस हो जाएगा। तो स्किन पे आपको रेडनेस दिख रहा होगा, यस, स्किन पे रेडनेस हो सकता है। इसमें स्किन की सुपरफिशियल लेयर यानी एपिडर्मिस अफेक्ट होती है, वहां पे रेडनेस होता है, बट कोई भी प्रकार का यहाँ पे कट नहीं है, नहीं, इसके ऊपर कोई प्रकार का कट नहीं है, यस गाइस, इसके ऊपर कोई प्रकार का कट नहीं होगा। और स्किन को जब हम टच करके देखेंगे तो थोड़ा कोल्ड जैसा फीलिंग आएगा, ठीक है। और स्किन का जो ब्राइटनेस है, जो अपना स्किन का ब्राइटनेस होता है, वो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि स्किन का ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा है, तो ये बेड शोर की फर्स्ट स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में। इसके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, फोटो देके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे स्टेज फर्स्ट के अंदर स्किन के अंदर कट नहीं होगा, यस, कट नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा रेडनेस होगा, एपिडर्मिस अफेक्ट होगी, टच करके देखेंगे तो थोड़ा कोल्ड फीलिंग आएगा, और स्किन का ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जब एक स्किन के अंदर थोड़ा ब्राइटनेस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा,
अब गाइज हम देखते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है बेड श्योर की में, उस स्किन के ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता, सिर्फ रेडनेस हुई थी। सेकेंड स्टेज के अंदर वहां पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि म्यूकस से फिल रहेगा। जो ब्लिस्टर बनेगा वो म्यूकस से फिल रहेगा, वहां पे पेन होएगा, स्वेलिंग हो सकता है, एडिमा हो सकता है। ये गाइस याद रखना, स्वेलिंग, एडिमा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में भी पेन था, वहां का स्किन का कलर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन, वहां पे थोड़ा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर रेडनेस था, सेकंड में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। वुंड कैन बी ओपन, वुंड कैन बी ओपन मतलब वुंड ओपन हो सकता है। स्किन इंटेक्ट नहीं रहेगी, वहां की स्किन इंटेक्ट नहीं रहेगी, मतलब वहां पे कुछ कट लग सकता है, याद रखना है। सो सेकेंड स्टेज के एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया है स्किन के ऊपर, पेन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर रेड था, सेकंड में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ का वुंड ओपन रहेगा और स्किन इंटेक्ट रहेगी। बेड श्योर के अंदर मोस्टली जो स्टेज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर वो स्टेज थर्ड ही है। मोस्टली वो जो भी पिक्चर देगा ना थर्ड स्टेज का देता है। क्या हो सकता है, वहां पे वुंड से वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा। जो वुंड जो सेकंड स्टेज के अंदर जो ब्लिस्टर बन चुका था, अब वो वुंड थोड़ा सा ओपन हो गया है, वहां से वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा। तो थर्ड स्टेज के अंदर वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा। सेकंड स्टेज के अंदर स्किन का कलर ब्लू था, तो थर्ड के अंदर ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन कलर ऑफ स्किन। फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा रेड हुआ था, सेकंड के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ था और स्किन इंटेक्ट नहीं रही थी। थर्ड के अंदर स्किन का जो कलर है वो ब्राउन हो गया है और वहां पे पेन है ना वो मिनिमल लेवल पे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर पेन था, सेकंड स्टेज के अंदर पेन था और थर्ड स्टेज के अंदर पेन मिनिमल लेवल पे आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना गाइस। डीप वुंड हो जाएगा, ठीक है। वो वुंड जो होगा ना वो डीप हो जाएगा, लेकिन वो वुंड मतलब कहाँ तक रहेगा वो घाव, वो मसल्स और टेंडन तक नहीं पहुंचेगा। उसमें मसल्स और टेंडन हमको नहीं दिखेगा स्टेज थर्ड के अंदर। तो स्टेज थर्ड के अंदर क्या हो सकता है गाइस, हमने अभी क्या बात करी थी। स्टेज थर्ड के अंदर हमने ये देखा था कि वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा। जो वुंड बन चुका है उसमें वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा। स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा स्किन का। और क्या होगा, पेन मिनिमल लेवल पे होगा। पेशेंट बोलेगा पेन बहुत कम है, पेन एट मिनिमल लेवल। अगर स्टेज थर्ड है तो पेन एट मिनिमल लेवल, ठीक है। पेन मिनिमल लेवल पे हो जाएगा और डीप वुंड हो जाएगा। ये वुंड जो होगा ना वो डीप हो जाएगा, लेकिन इससे क्या नहीं दिखेगा, हम उसका बोन नहीं देख पाएंगे वुंड से, उसका मसल्स टेंडन कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब अभी तक बोन मसल्स जो वुंड है ना बोन तक और टेंडन तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना गाइस। थर्ड स्टेज। नाउ वी कम्स ऑन द फोर्थ स्टेज ऑफ बेड श्योर। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, उसमें सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाएगी, स्किन की तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे एपिडर्मिस हो जाएगी, डर्मिस हो जाएगी, हाइपोडर्मिस हो जाएगी, जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ये सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाएगी और स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर ऑफ स्किन हो जाएगा। मसल्स, टेंडन एंड बोन आर इजीली विजिबल, इनको सबको देख सकते हैं। वहां पे स्लगिश वुंड दिखेगा, स्लगिश वुंड इन द सेंस कि वहां पे ऐसा सड़ा हुआ जैसा वुंड दिखेगा, ठीक है। पस का स्मेल आएगा, ठीक है, स्मेल आएगा पस का। एब्सेंस ऑफ पेन, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड में थर्ड स्टेज ऑफ बेड श्योर में क्या था, पेन मिनिमल लेवल पे था। यस, पेन मिनिमल लेवल पे था। फोर्थ स्टेज के अंदर पेन पूरा गायब हो जाएगा, वहां पे उसको पेन होएगा ही नहीं पेशेंट को, ठीक है। और स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर ऑफ स्किन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो हमने क्या बोला, फोर्थ स्टेज में क्या हो सकता है, फोर्थ स्टेज के अंदर ऑल लेयर ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व रहेगी, यानी एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है, डर्मिस भी इन्वॉल्व है और सबक्यूटेनियस लेयर यानी हाइपोडर्मिस भी इन्वॉल्व है। एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी, डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी और हाइपोडर्मिस यानी सबक्यूटेनियस लेयर भी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये एपिडर्मिस हो गई, ये डर्मिस हो गई, ये हाइपोडर्मिस हो गई, ठीक है। अब उसमें हम बोन को देख पाएंगे, बोन
मसल्स, बोन, मसल्स, टेंडन सबको देख पाएंगे स्टेज 4 के अंदर। यस, और क्या हो सकता है, वहां से फाउल स्मेल आएगा, फाउल स्मेल आएगा वुंड से। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टेज 4 के अंदर पेन का जो लेवल होगा वो मिनिमल लेवल पे आ जाएगा। पेन का लेवल होगा बेड शोर में स्टेज 4 के अंदर मिनिमल लेवल पे होगा। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखना क्योंकि वो फोटो देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम। सो गाइज अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ बेड शोर। मैनेजमेंट क्या होगा बेड शोर का, ठीक है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी पढ़ते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो पहला, अगर किसी नर्सिंग ऑफिसर ने अगर किसी पेशेंट पे बेड शोर देखा है तो क्या करना है, उसको वार्ड इंचार्ज या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया कि अगर हमने किसी पेशेंट के अंदर बेड शोर असेसमेंट किया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू इन्फॉर्म आवर वार्ड इंचार्ज और एज वेल एज डॉक्टर, जो भी पर्टिकुलर ट्रीटिंग डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करना। सेकंड क्या करना है, हेल्प टू असिस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ बेड शोर, हमें हेल्प करना है कि भाई बेड शोर कौन सा स्टेज का है। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवरली, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अगर कोई पेशेंट को बेड शोर हो रखा है तो एवरी 2 आवरली यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, टू रिलीव फ्रॉम प्रेशर। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे उसको प्रेशर से रिलीव मिल सके। फोर्थ क्या होगा, क्लीन द वुंड विथ नॉर्मल सलाइन, वुंड को किससे क्लीन करना है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि अगर किसी पेशेंट को बेड शोर हो रखा है तो वुंड को क्लीन कैसे करेंगे, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है। यस, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर रहा है फर्स्ट स्टेज के अंदर। किसमें, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर, 2 स्टेज के अंदर हम नॉर्मल सलाइन से क्लीन करेंगे। ठीक है। अब अगर वुंड इन्फेक्टेड हो चुका है, जो बेड शोर वाला वुंड इन्फेक्टेड हो चुका है या वहां पे पस फॉर्मेशन हो चुका है, तो यू हैव टू क्लीन द वुंड बाय H2O2 हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड 3 टाइम्स ए डे। दिन में TDS 3 टाइम करना है क्लीन बाय H2O2। ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है कि भाई अगर कोई पेशेंट है जिसको बेड शोर हो रखा है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो चुका है वुंड के अंदर, तो आप कौन सा सॉल्यूशन क्लीनिंग के लिए काम में लेंगे, तो हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेड शोर की ड्रेसिंग किससे करनी चाहिए। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड 1%, जिंक ऑक्साइड से करनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड 1% से हम बेड शोर पेशेंट की ड्रेसिंग। ठीक है, किसी पेशेंट को बेड शोर हो गया तो उसको मसाज नहीं करना है, नो मसाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कभी बार एग्जाम में आ चुका है। नाउ वी आर डिस्कस प्रिवेंशन, हम बेड शोर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क ग्रुप, उनको आइडेंटिफाई करना है। अपने को पता चल गया ये रिस्क ग्रुप है, तो उनको एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करना है। यस, उनको एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से रिलीव मिलेगा प्रेशर से, वहाँ पे प्रेशर की वजह से बेड शोर नहीं होगा। पेशेंट है लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड या डिहाइड्रेशन पेशेंट है तो उनको IV थेरेपी देनी है, जिसकी वजह से उनको बेड शोर ना हो। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ बेड शोर बाय ब्रेंडन स्केल। ठीक है, तो ब्रेंडन स्केल के थ्रू 3 रिस्क ग्रुप दिए गए हैं गाइज। इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप PDF के अंदर देख लीजिए। ये गाइज हमने पहले ही देख लिया था, कॉमन प्रेशर पॉइंट, अगर कोई साइड लाइंग पोजीशन में लेटा है तो कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर कोई प्रोन पोजीशन में लेटा है तो कहाँ पे हो सकता है। तो ये आप एक बार वापस रीड कर लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पे। आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो गाइज प्लीज़ बताइए, अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं या कुछ आपको कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। गाइज 2 क्वेश्चन और इसमें पूछे जाते हैं बेड शोर के अंदर, भाई कौन सी स्केल काम में लेते हैं इसके असेसमेंट के लिए, मतलब रिस्क असेसमेंट के लिए कौन सी स्केल काम में लेते हैं। तो एक स्केल हो गई नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल गाइज आप स्केल का नाम याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि विच स्केल इज यूज्ड फॉर द रिस्क असेसमेंट ऑफ बेड शोर और प्रेशर शोर और डेक्यूबाइटिस अल्सर। पहला कौन सा हो गया, नॉर्टन स्केल, और सेकंड कौन सा हो गया, ब्रेंडन स्केल। ब्रेंडन स्केल। ठीक है, तो नॉर्टन स्केल और ब्रेंडन स्केल
ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया है बेडशोर के असेसमेंट के लिए स्केल। तो 2 स्केल का नाम याद रख लीजिए, ब्रेंडन स्केल और नॉर्टन स्केल। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे।